मोशन बोले तो मूवमेंट, मोशन के लॉज होते हैं और क्या, थैंक्स टू सर आइजैक न्यूटन। आज पढ़ेंगे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें जहां पर हम देख रहे हैं कि ये बच्ची बड़े ही प्यार से अपने टॉय को खींच रही है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जितनी देर तक ये टॉय को खींच रही है उतनी देर तक टॉय मोशन में है, जैसे ही रुक गई वैसे ही रुक गया, राइट। इसका मतलब यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो टॉय है ये मूव करता रहे, ये मोशन में रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस बच्ची को ऑल द टाइम एक फोर्स अप्लाई करना होगा, राइट। तो मतलब एरिस्टोटल जी ने सही कहा था? नॉट रियली, क्योंकि एरिस्टोटल जी मिस कर गए थे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्सेस, जो कि यहां पर है फ्रिक्शन। एग्जैक्टली। तो बच्चों होता कुछ यूं है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे रियल लाइफ में क्या होता है, वहां पे ये होता है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करके छोड़ देते हो, राइट, तो वो ऑब्जेक्ट खुद से मूव क्यों नहीं करता है। यहां पे ये टॉय कार खुद से मूव क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि फ्रिक्शन कौन है, मोशन का दुश्मन। फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि भाई मोशन ना हो, मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन बोलते हैं कि अच्छा कोई इसे खींच नहीं रहा है तो मैं इसका मोशन क्यों होने दूं, तो फ्रिक्शन इसे रोक देता है, तो ये टॉय कार रुक जाती है, राइट। लेकिन जैसे ही ये बच्ची एक फोर्स अप्लाई करती है जो कि फ्रिक्शन के फोर्स से ज्यादा है, तो क्या हो जाता है, ये टॉय कार मूव करने लगती है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एरिस्टोटल जी ने जो लॉ दिया था, जो एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन था, वो ट्रू तभी तक है जब तक रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है, राइट। इसका मतलब जब तक फ्रिक्शन है, मान लो अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो इसे रोकने वाला कोई होता ही नहीं, उस केस में अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं भी लगाते तब भी दंदनाते हुए ये अपने यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता टॉय कार, है कि नहीं। लेकिन ये रुका क्यों, क्योंकि वहां रेजिस्टिव फोर्सेस हैं। तो इसका मतलब है कि एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में एक करेक्शन की जरूरत थी। एरिस्टोटल्स लॉ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि an object in uniform motion always needs an external force only if resistive forces are present, right? अब आप बोलोगे कि लेकिन मैम रेजिस्टिव फोर्सेस एज सच तो प्रेजेंट होते ही हैं, जैसे कि फ्रिक्शन हो गया या एयर रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सब इन जनरल तो प्रेजेंट होता ही है। इनफैक्ट ये तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। सोच के देखो, पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसी बात पर पिक्चर में आ गए गैलीलियो, जिन्होंने एक ऐसे वर्ल्ड की इमेजिन करने की कोशिश की जहां पर फ्रिक्शनल फोर्सेस है ही नहीं, भाई कोई विलेन है ही नहीं मोशन में, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल हो पाएगा विदाउट एनी फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑपोजिंग, ठीक है। तो गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, उसे एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर से नीचे की तरफ भेजा, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो और तेजी से मूव करने लगा, यानी कि वो एक्सेलरेट हो गया डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर आपको साइकिलिंग करनी हो और अगर आपको डाउन हिल साइकिल करना है, मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो स्लोप में, तो क्या होता है, बड़े आसानी से आप जर्र नीचे चले जाते हो, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं उल्टा काम दे दूं, यानी कि आपको नीचे से ऊपर जाना है, अप हिल साइकिल करना है, तो बुरी हालत हो जाती है, सांस फूलने लग जाती है, राइट। वैसा ही कुछ होता है। तो गैलीलियो ने भी वही ऑब्जर्व किया कि जब उसी ऑब्जेक्ट को वो नीचे से ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे थे तो क्या हो रहा था, रिटार्डेशन हो रहा था, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन बढ़ने की बजाय कम हो रही थी, राइट। अब गैलीलियो ने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन की जगह मैं ले लेता हूं एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। जैसे ही उन्होंने हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया तो उन्होंने क्या देखा कि ना तो एक्सेलरेशन हो रहा था ना ही रिटार्डेशन हो रहा था। इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, एक्सेलरेशन जीरो, रिटार्डेशन जीरो। मतलब क्या हो रहा है, बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, राइट, तभी तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। यानी कि बॉडी किस तरह के मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, एग्जैक्टली। तो इसका क्या मतलब हुआ,
तो गैलीलियो के इन एक्सपेरिमेंट्स का उनका एक सिंपल सा कंक्लूजन निकला कि अगर हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा और उसे किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और इसी के साथ आया गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, जो ये कहता है कि अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। एग्जैक्टली। चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन यहां पर मैंने हल्के में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया एंड दैट इज इनर्शिया। अभी अभी मैंने बोला गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब दिमाग में घंटी बजी कि भाई इनर्शिया क्या होता है, चलो देखें। इनर्शिया होता क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बोलने का मतलब है कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में है करेंटली, फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो प्रेफर करता है कि यार वो रेस्ट में ही रहे। उसे अगर आप मोशन में भेजना चाहोगे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा रेजिस्ट करेगा उस चेंज को। सिमिलरली अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, उसे अगर आप रेस्ट में लाना चाहोगे तो कहीं ना कहीं अगेन वो रेजिस्ट करेगा, और उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इनर्शिया। जो करंट स्टेट है बॉडी का, राइट, उससे कोई भी चेंज के लिए जो रेजिस्टेंस बॉडी ऑफर करता है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। डे टू डे लाइफ में ना इनर्शिया के बड़े ही प्यारे प्यारे एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। तो फिलहाल हम लेंगे एक ऐसा ही एग्जांपल और समझेंगे इनर्शिया का रोल वहां पे। ठीक है, मान लो आप बस में खड़े हो, ऊपर जो वो हैंडल होता है उसको आपने कस के पकड़ ली है एंड मजे में खड़े हो, बहुत भीड़ है, सीट नहीं मिली है। ठीक है, बस फिलहाल रेस्ट पे है, लेकिन अचानक ड्राइवर ने बस को एकदम झटके से स्टार्ट कर दिया और आपने क्या एक्सपीरियंस किया? एक बैकवर्ड झटका। अब सोचने वाली बात यह है कि यार बस तो आगे मूव की थी, फिर झटका मैंने पीछे क्यों फील किया, मैं यूं बैकवर्ड जर्क क्यों फील किया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अब यहां पे जो ये जो भी हुआ, इसके पीछे जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज इनर्शिया। होता कुछ यूं है कि अभी जब आप बस में खड़े हो, आपका पैर जो है वो बस के सरफेस के कांटेक्ट में है। एग्जैक्टली आपके पैर और बस के सरफेस के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एब्सोल्युटली। अगर एक बार के लिए मान लो कि फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं ना, तो जो बस का जो सरफेस है ना वो आपके पैर के नीचे से यूं स्लिप करके आगे निकल जाता। ठीक है, और क्या होता? आप वहीं के वहीं रहते, लेकिन बस का नीचे का सरफेस स्लिप करके आगे निकल जाता और थोड़ी देर में पीछे से बस का जो बैक साइड है ना वो आके डूम आपसे टकराता। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फ्रिक्शन है, राइट। अब चूंकि फ्रिक्शन है तो होता कुछ यूं है कि आपका पैर और बस का जो सरफेस है नीचे का, ये दोनों एक दूसरे के टच में है, इनके बीच में फ्रिक्शन का फोर्स है जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ है। तो अब क्या होता है, जैसे ही ड्राइवर ने अचानक से बस स्टार्ट कर दिया तो बस का जो सरफेस है वो आगे मूव कर रहा है, जिसकी वजह से आपका पैर भी काइंड ऑफ आगे चला जा रहा है, लेकिन हमारी जो बाकी की बॉडी है वो तैयार नहीं है यार आगे जाने के लिए। वो रेजिस्ट कर रही है कि यार मैं तो रेस्ट पे था, मुझे रेस्ट पे ही रहने दो। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मेरा पैर तो आगे बढ़ गया बट मेरी बॉडी वहीं रह गई। तो एज अ रिजल्ट बैकवर्ड जर्क। अब जैसे ही ये होता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के जो मस्कुलर फोर्सेस है ना वो फटाफट पिक्चर में आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अरे भाई चलो चलो मूव करना है। मतलब लोगों को नहीं बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ही वो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड एज अ रिजल्ट हम देखते हैं थोड़ी देर में ये जो जर्क मिलता है ना, बस एक बार के लिए झटका मिलता है, उसके बाद यू मूव विद द बस। ठीक है, तो ये पिक्चर होता है यहां पर और आपने देखा कि किस तरह से इनर्शिया प्लेज अ रोल। और बिल्कुल सेम टू सेम कहानी तब भी होती है जब बस चलती रहती है और चलते चलते अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, तो उस समय भी एग्जैक्टली सेम टू सेम यही कहानी होती है। अब इसका एक पहलू और है कि अगर अचानक से ब्रेक ना लगा के या फिर अचानक से बस को स्टार्ट ना करके अगर ड्राइवर आराम से बस को स्टार्ट करता है तब हमें ये जर्क महसूस नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस ग्रेजुअली स्टार्ट होती है तो उस समय ये जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैं बात कर रही थी जो हमारे पैर और बस के सरफेस के बीच में होता है, तो उस समय क्या होता है कि फ्रिक्शन के पास इनफ टाइम होता है कि वो ग्रेजुअली हमारे पैर को एक्सेलरेट करे या फिर हमारे बॉडी को बस के साथ मूव करवाए। सो दैट्स द रीजन वहां पर जो है ना हमें वो रेजिस्टेंस उतना फील नहीं होता है, बिकॉज इट इज लाइक जैसे मान लो आप सुबह 9 बजे उठ रहे थे,
ठीक है। अब मम्मी ने बोला कि भाई 1 महीने बाद से स्कूल खुलने वाला है, तो मम्मी ने क्या किया, बोला कि चलो तुम 9 बजे उठते हो, कल से तुम 8:30 उठ जाओ, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस थोड़ा कम होगा, है ना। चलो 9 बजे उठ रहे थे, आधे घंटे की बात है, उठ जाएंगे मम्मी, है ना। फिर मम्मी ने अगले हफ्ते बोला कि भाई अब तुम 8 बजे उठ जाओ, तब फिर से रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि लगता है कि यार 8:30 उठ रहे थे, चलो 8 बजे उठ जाएंगे, ठीक है। ऐसे करते करते 1 महीने में मम्मी ने ग्रेजुअली आपकी हैबिट 9 बजे से 6 बजे में करवा दी। तो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या हुआ, कम था, तो आपने ग्रेजुअली ये हैबिट डाल दी, ठीक है। तो कुछ वैसा ही पिक्चर यहाँ भी होता है। तो समझ में आ गया ना इनर्शिया क्या होता है। तो बच्चों इसका मतलब कहानी का